हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे हम लोग ने हमारा RCC बैच शुरू किया हुआ है, रिविजन क्रैश कोर्स, जहां पर हम आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर थोड़े से फास्ट पेज में रिवाइज करवा रहे हैं। सही है, आपको मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि जो बायोलॉजी के पार्ट है, जो लास्ट के 2-3 लेसन है, वो आप लोगों को मैं रिवाइज करने वाला हूँ। सही है, बाकी सब लोगों के जो डिटेल वीडियोस हैं वो सब कुछ अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपको डिटेल वीडियो पूरे लेसन को डिटेल में पढ़ना है तो राहुल सर ने सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। सही है बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसे आज समझ लोगे तो 10th में भी ये चैप्टर आपको मिलेगा। सही, ठीक है। अगर आप 10th के बाद साइंस लेते हो तो 12th स्टैंडर्ड में भी आपको ये चैप्टर मिलेगा, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा। सही है, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा आज समझ लो, प्यार से अच्छे से समझ लो, ताकि आप लोग को आगे कोई भी डिफिकल्टी ना होगी। सही बात है, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस लेसन को हम लोग 2 पार्ट में बनाने वाले हैं। सही है, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 1। अगला जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। सही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों कि आखिरकार ये हेरिडिटी और ये वेरिएशन होता क्या है। सही है, तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लेते हैं और समझते हैं कि आखिरकार हेरिडिटी होता क्या है। देखो, एक वर्ड है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। एक वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। नाउ इनहेरिटेंस क्या है? आप लोग को पता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे मेरे नोज का जो शेप है वो एक कैरेक्टर है, मेरी आईज का कलर जो है वो एक कैरेक्टर है, समझ रहे हो, मेरी हाइट एक कैरेक्टर है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं से तो मेरे बॉडी में आए हुए हैं ना। जैसे अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं तो मेरे कैरेक्टर्स मेरे मम्मी पापा से आए होंगे। सही बात है, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं ना बचपन में कि यार इसके जो शक्ल है वो इसके मम्मी से मिलती है, पापा से मिलता है। ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं? बिकॉज कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे मम्मी पापा से हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। सही बात है, इस चीज की स्टडी, देखो स्टडी, बायोलॉजी क्या है? एक स्टडी है ना। बायोलॉजी आप लोग जब पढ़ोगे आगे चल के तो बायोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। तो जब आप स्टडी करते हो इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस मतलब क्या कि जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई भी चीजें ट्रांसफर होंगी, सही है, इस पूरे चीज की स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इनहेरिटेंस। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इनहेरिटेंस मतलब क्या? इट इज अ स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स फ्रॉम वन जनरेशन, गैमेट तो नहीं कह सकते, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस। बात समझ में आई? सही है। फिर एक और वर्ड आता है बच्चों, हेरिडिटी। अब हेरिडिटी और इनहेरिटेंस लगभग सेम है। देखो, हेरिडिटी की स्पेलिंग गलत हो गई। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस बच्चों लगभग सेम है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब ही होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ अनदर जनरेशन। इस प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, पर इस चीज की स्टडी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। समझ रहे हो डिफरेंस? मतलब मान लो कोई भी एक प्रोसेस, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस की एक प्रोसेस है, सही है, तो वो वहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, जहां पे डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर आगे चल के प्रोटीन आपका फॉर्म हो रहा है, तो वो एक प्रोसेस है। पर उस चीज की स्टडी जिस बुक में आप वो लोग पढ़ रहे हो, क्या पता उस बुक का नाम अलग हो। सिमिलरली ऐसा ही चीज है यहां पे भी कि जिस चीज की स्टडी कर रहे हो आप, जैसे हेरिडिटी की आप स्टडी कर रहे हो, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर या फिर ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हेरिडिटी। और हेरिडिटी की ही स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। बात समझ में आ गई? अब एक और वर्ड है बच्चों, वेरिएशन। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि मान लो मेरे बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स तो मेरे पापा या मेरी मम्मी जैसे सिमिलर नहीं होंगे ना। अभी मान लो मैं एकदम मेरे पापा जैसे एकदम डिट्टो कॉपी दिखता हूं, क्या नहीं? मेरे अंदर कुछ अलग कैरेक्टर्स भी हैं, देयर आर सम डिफरेंसेस ना, मेरे अंदर कुछ अलग कैरेक्टर भी हैं। उन अलग कैरेक्टर को हम लोग बच्चों वेरिएशन कहते हैं। जो अलग कैरेक्टर मेरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मेरे मतलब मेरे पापा और मेरे बीच में जो भी डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, उन डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर में क्या कहता हूं? वेरिएशन कहता हूं। सही बात है, ठीक है। सो समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी एंड व्हाट इज मीन बाय वेरिएशन। अब ये सारी चीजें कैसे कैरेक्टर को जन्म देती है, कैसे आपकी आंखों का कलर डिसाइड होता है कि वो ब्लैक होगा, कैसे आपको आपकी आंखों का कलर डिसाइड होता है कि वो ब्राउन होगा, कैसे डिसाइड होता है, कैसे आपकी हाइट डिसाइड होती है,
कैसे आपके बालों का कलर डिसाइड होता है, किसी का बालों का कलर ब्लॉन्ड होता है ना, किसी के बालों का कलर ब्लैक होता है, तो ये कैसे डिसाइड होता है बच्चों? ये सब कुछ डिसाइड होता है आपके बॉडी में एक मास्टर मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, दैट इज नथिंग बट अ डीएनए। सही है, तो डीएनए ही ये सब कुछ क्या करता है, डिसाइड करता है। सही है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में डीएनए के बारे में, टेंशन मत लो। देखो हमारे बॉडी में एक सेल है, मानते हो कि नहीं? सही है, और इस सेल में एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। इस न्यूक्लियस में बच्चों एक ऑर्गन रखा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? दिस इज अवर सेल, ये बाहर क्या क्या है, हमारा सेल है। इस सेल के, दिस इज द न्यूक्लियस, क्योंकि सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, आप लोग ने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम्स पड़े हुए। नाउ दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। ये जो आपका क्रोमोसोम है ना बच्चों, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, डीएनए। बहुत लंबा सा डीएनए इसके अंदर ऐसे वाइंड करके रखा हुआ रहता है, पता है आप लोग को? इसके अंदर बहुत लंबा सा डीएनए ऐसे 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 वाइंड करके इसके अंदर ऐसे पड़ा हुआ रहता है। सही बात है। तो अगर मैं इस डीएनए को निकालूं तो कुछ ऐसा डबल हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है, कुछ ऐसा, देखो समझ रहे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका दिखाता है। दिस थिंग इज डीएनए, और डीएनए को ही हम लोग कहते हैं एज अ मास्टर मॉलिक्यूल। हमारे बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर डिसाइड हो रहे हैं, चाहे वो आपकी हाइट हो, चाहे वो आपकी आंखों का कलर हो, चाहे वो आपके बालों का कलर हो, आपके फेस का शेप हो, जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपके बॉडी में, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है, आपका डीएनए। सही बात है। नाउ डीएनए पूरा का पूरा कैरेक्टर फॉर्मेशन में नहीं जाता। एक्चुअली में डीएनए का सिर्फ 0.1% पार्ट ही आगे चल के कैरेक्टर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बाकी का 99% जो पार्ट है डीएनए का, वो कुछ काम का नहीं है। ठीक है, कुछ काम का है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है। वो टॉपिक अभी हम लोग नहीं देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि भैया प्रोटीन कैसे बनेगा, कैसे कैरेक्टर्स फॉर्म होंगे हमारे बॉडी में। सही है, तो मान लो डीएनए का ये इतना सा पार्ट है, मान लो डीएनए का सिर्फ ये इतना सा पार्ट है बच्चों, जो आगे चलकर कैरेक्टर को डिसाइड करेगा। सही है, डीएनए का ये इतना सा पार्ट है जो आगे चलकर कैरेक्टर को डिसाइड करेगा। तो इतने से पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे बच्चों जीन। सही है, ये पूरा का पूरा एक पार्ट है, डीएनए है, पूरा का पूरा एक डीएनए। पर डीएनए के एक सेगमेंट को, एक छोटे से सेगमेंट को जो आगे चलकर कैरेक्टर डिसाइड करने वाला है, उस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, जीन। सही बात है। सो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। सही है। अब जीन क्या करता है, जीन सबसे पहले बच्चों एक सिंगल स्टैंड का मॉलिक्यूल बनाता है। डायरेक्टली आगे चल के कैरेक्टर्स नहीं बनते। जीन क्या करता है, एक सिंगल स्टैंड का मॉलिक्यूल बनाता है। उस सिंगल स्टैंड के मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं आरएनए। पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग, डिटेल में जानेंगे थोड़ा सा। अभी तो मैं तुम लोगों को सिर्फ थोड़ा सा स्टोरी समझा रहा हूं कि होता क्या एक्चुअली बॉडी में। सही है, तो दिस इज द जीन। ये आपका एक छोटा सा जीन है, जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए। ये जीन आगे चल के सबसे पहले फॉर्मेशन करता है बच्चों आरएनए का। सही है, और ये आरएनए आगे चल के फॉर्म करेगा बच्चों प्रोटीन को। सही है, ये आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। और ये प्रोटीन डिसाइड करेगा कि आपके बॉडी के कैरेक्टर्स कैसे होंगे। अगर ये प्रोटीन चेंज होगा तो आपके बॉडी के कैरेक्टर चेंज होंगे। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं, इसीलिए उनके बॉडी में अलग अलग टाइप के कैरेक्टर होते हैं। सही है, किसी के बाल ब्लॉन्ड कलर के होंगे, किसी के बाल व्हाइट कलर के होंगे। व्हाइट तो नहीं होते, चलो वो बाहर देश में होता है, पर किसी के बाल ब्लैक कलर के आपको देखने मिलते हैं। किसी के आइरिस का कलर ग्रीन होता है, किसी के आइरिस का कलर ब्लैक होता है। सही है, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन। सही है, ये प्रोटीन ही डिसाइड करते हैं कि भैया आपके बॉडी के कैरेक्टर्स कैसे होंगे। समझ रहे हो, आपके बॉडी के कैरेक्टर्स कैसे होंगे। सही है, कैरेक्टर की स्पेलिंग गलत हो गई, कैरेक्टर। सही, अब सही है, सही बात है। ठीक है, सो मैंने आप लोगों को समझा दिया हेरिडिटी का मतलब क्या है। हेरिडिटी मतलब है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब ट्रांसफर सिर्फ कैरेक्टर हो रहे हैं क्या, नहीं, ट्रांसफर होता है भैया आपका डीएनए, और ये डीएनए आगे चल के क्या बनाता है, आरएनए। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट आगे चले क्या बनाता है, आरएनए, और आरएनए ही आगे चले क्या बनाता है, प्रोटीन। सही बात है। तो इसका मतलब जिस टाइप का प्रोटीन होगा उस टाइप के कैरेक्टर आपके बॉडी में बनेंगे। सही है, और जिस टाइप का आरएनए होगा उसी टाइप का प्रोटीन बनेगा। सिमिलर सी बात है ना। और जिस टाइप का जीन होगा उसी टाइप का तो आरएनए बनेगा। तो इसका मतलब आई कैन से कि आपका जो कैरेक्टर है
वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आपके डीएनए के ऊपर ही, बिकॉज डीएनए ही आगे चल के आरएनए बना रहा है, आरएनए ही आगे चल के प्रोटीन बना रहा है, और प्रोटीन ही आगे चल के कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं। सही है, तो आपके कैरेक्टर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों, आपके डीएनए के ऊपर। और वो जो ट्रांसफर हो रहा है ना बच्चों, जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है ना, एक्चुअल में ट्रांसफर होते हैं डीएनए, डीएनए ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से अगले जनरेशन में। सही बात है, तो यही आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, यही आपका प्रोटीन ऐसे फॉर्मेशन होता है, और यही आपका डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। मान लो ये जो डीएनए, ये किसी मेल का डीएनए, वो आगे चल के फादर बन रहा है। सही है, तो उस फादर का जीन उसके बेटे में ट्रांसफर होगा, यही वाला जीन उठ के उसके बेटे में चला गया, उसके सन में चला गया। सही है, तो उसके सन की भी हाइट उतनी ही होगी जितने उसके फादर की होगी, ऐसा बहुत केसेस में होता है। सही है, या फिर उसके सन की भी आंखों का कलर वैसे ही होगा जैसे उसके फादर का होगा, लेकिन कभी कभी वेरिएशन हो जाता है। मैंने तुमको बताया ना, मैंने तुमको बताया एक चीज कि कभी कभी बच्चों वेरिएशन भी हो जाता है। वेरिएशन मतलब क्या, चेंज इन कैरेक्टर, कभी कभी कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सही है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ये दो वर्ड, दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे। अब हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इस क्रोमोसोम को समझेंगे कि आखिरकार ये क्रोमोसोम क्या होता है, कितने प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। सही है, फिर हम लोग थोड़ा सा डीएनए के बारे में जानेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए किससे बना हुआ है। सही है, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आरएनए के बारे में जानेंगे। सही है, प्रोटीन के बारे में अभी हमको नहीं पढ़ना है, तो जितनी चीजें हमारे टेक्स्ट बुक में दी हुई है हम उतनी ही चीजों को पढ़ेंगे। सही बात है, तो सबसे पहले क्रोमोसोम को देखेंगे, फिर हमारे डीएनए को, फिर हमारे आरएनए को। सही है, चलो आज पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का दिखता है बच्चों। देखो, कुछ इस तरीके का आपका क्रोमोसोम दिखता है। सही है, और ये जो ऊपर वाले दो स्ट्रक्चर है ना, इनको हम लोग कहते हैं आर्म, इनको हम लोग कहते हैं आर्म ऑफ क्रोमोसोम। अब दो आर्म है, एक आर्म ऊपर एक आर्म नीचे, तो इसको दो नाम भी दिया हुआ बच्चों। इस ऊपर वाली आर्म को हम लोग कहते हैं पी आर्म, और नीचे वाली आर्म को हम लोग कहते हैं क्यू आर्म। समझ रहे हो, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पी आर्म, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू आर्म। सही है, और ये जो सेंटर वाला एरिया है जहां पर दोनों के दोनों आर्म आकर जुड़ रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। सही है, अब आप लोग बोलोगे कि सर हमारे बुक में तो ये वाला डायग्राम नहीं दिया हुआ, हमारे बुक में कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा। देखो, आपके बुक में कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है क्रोमोसोम का। सही है ना, देखो एक्चुअल में जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो दिखते नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में क्रोमोसोम को आप देख ही नहीं सकते। क्रोमोसोम हमेशा विजिबल होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, हमेशा ये विजिबल कब होंगे, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सही बात है, ठीक है। क्रोमोसोम कभी भी नॉर्मल कंडीशन में दिखते ही नहीं है, वो हमेशा सेल डिवीजन के समय ही दिखेंगे। और जब सेल डिवीजन का टाइम आता है ना, तो क्रोमोसोम्स खुद के एक एक्स्ट्रा आर्म डेवलप कर लेते हैं। जब सेल डिवीजन का समय आता है, पढ़ा होगा ना आप लोग ने, पढ़ा नहीं होगा शायद, माइटोसिस मियोसिस। जब आप लोग नेक्स्ट ईयर आओगे तो आप लोग पढ़ोगे, दो प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की। उसमें जो क्रोमोसोम होता है ना, वो ऐसे बीच से फट जाता है। सही है, क्रोमोसोम ऐसे बीच से अलग हो जाता है। तो एक्चुअल में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यही है, पर क्रोमोसोम के ये जो डीएनए का नंबर है ना, ये डीएनए की जो क्वांटिटी है ना, वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से ये कुछ इस तरीके से दिखने लगता है। तो ये है आपका नॉर्मल क्रोमोसोम, और ये जो बाजू वाली एक एक्स्ट्रा आर्म आई हुई है ना, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो ये इसके अंदर जो डीएनए है, एज इट इज सेम टू सेम डीएनए इसके पास भी होता है। तो ये इसकी बहन है, समझ लो, जो डीएनए इसके पास है वही सेम टू सेम डीएनए किसके पास होता है बच्चों, इसके पास होता है। इसीलिए इन दोनों स्ट्रक्चर को हम मिलाकर क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। समझ में आ गई बात, ठीक है। सो दोनों स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है। बाकी सारी चीजें देखो, इन दोनों को हम लोग पी आर्म कहेंगे, इन दोनों को हम लोग क्यू आर्म कहेंगे। सही है, ये बीच वाला हम लोग कहेंगे सेंट्रोमियर। सही बात है। सो ये है बच्चों आपकी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब 4 प्रकार के क्रोमोसोम भी होते हैं अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर किस जगह पर प्रेजेंट है, उसके हिसाब से 4 प्रकार के क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से, देखो आ जाओ, यहां पे हम लोग टॉपिक डालते हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। देखो, सबसे पहला टाइप है
अगर आपका क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है बच्चों वो सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आपके क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है ये कहां पे प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग कहेंगे इट इज अ मेटासेंट्रिक, ठीक है, इट इज अ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये कौन से टाइप का क्रोमोसोम होगा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा। अगर मान लो कुछ ऐसा है, अब देखो ये एकदम सेंटर में नहीं है, अगर आप अब इस सेंट्रोमियर को देखोगे, यहां पे देखो दोनों आर्म सेम है, ये दो पी आर्म है और जो क्यू आर्म है दोनों का साइज एकदम सेम है, पर अगर आप इसको देखोगे तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, ये पी आर्म थोड़ा सा बड़ा है, क्यू आर्म थोड़ा सा छोटा है। तो अगर आप अब इस सेंट्रोमियर को देखोगे, सेंट्रोमियर की पोजीशन को देखोगे तो अब ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, इस टाइप के क्रोमोसोम को हम लोग कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। सही बात है, बस ये कुछ नहीं होता, ये जो सेंट्रोमियर का पोजीशन है ना नीचे नीचे आते जाएगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा देखो, ये सेंट्रोमियर का पोजीशन और नीचे हो जाएगा कुछ इस तरीके से यहां पे। अब अगर आप देखोगे तो सेंट्रोमियर और नीचे की तरफ आ गया है, दिस इज एक्रोसेंट्रिक, इसे हम लोग कहते हैं एक्रोसेंट्रिक, और नीचे आ चुका है क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर। और लास्ट में क्या होगा कि आपका जो सेंट्रोमियर है वो एकदम टिप पे पहुंच गया, देख रहे हो एकदम टिप पे पहुंच गया, अब यहां से नीचे कोई दूसरी आर्म ही नहीं है, ठीक है। ऐसे टाइप के सेंट्रोमियर को हम लोग कहते हैं इट इज अ टीलोसेंट्रिक। समझ में आई बात। तो ये चार प्रकार के क्रोमोसोम हमारे बॉडी में हमको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला क्या है, सिंपल है, अगर सेंट्रोमियर बीच में है, एकदम सेंटर में है, सो इट इज मेटासेंट्रिक। मेटा का मतलब होता है बीच में, ये जो मेटा वर्ड है ना, मेटा का मतलब ही होता है बीच में, सो बीच में आपका सेंटर प्रेजेंट है मेटा से अपना। उसके बाद अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आ गया, हल्का सा भी नीचे से शिफ्ट हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे इट इज अ सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक से और थोड़ा सा नीचे इट इज अ सब मेटासेंट्रिक। फिर अगर ये इससे और नीचे आ गया, थोड़ा सा टिप की तरफ जा रहा है, देख रहे हो, इसे हम लोग कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। और अगर ये एकदम से टिप के ऊपर आ गया है, मतलब यहां से सिर्फ पी आर्म ही दिख रही है, क्यू आर्म गायब होगी, सिर्फ एक जगह पर प्रेजेंट है बच्चों, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ टीलोसेंट्रिक। सही बात है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ टीलोसेंट्रिक। ये हो गए बच्चों टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बेसिस पे हम लोग ने टाइप ऑफ क्रोमोसोम पढ़ लिया। अब एक और टाइप होता है क्रोमोसोम का, देखो वापस हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अब दो प्रकार के और टाइप्स हमको दिखाए जा रहे हैं, कौन से, ध्यान से सुनो। एक हमें हमारी बुक हमको कह रही है, एक टाइप होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, पहले होमोलोगस समझ लो, फिर आप लोग को बाकी समझ में आएगा, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम, अब ध्यान से सुनो, देखो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स बच्चों पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं। कभी भी क्रोमोसोम सिंगल प्रेजेंट नहीं होते, वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे। सही है, जैसे आप लोग ने कभी सुना होगा बोलते हुए कि हमारे बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम है, पर हम ऐसा कहते नहीं है, हम कहते हैं वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हमें ऐसा कैसे कहते हैं कि हमारे बॉडी में बच्चों हमेशा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, हमेशा जोड़ी में प्रेजेंट होते हैं, सिंगल सिंगल प्रेजेंट नहीं होंगे। सही है, तो मान लो अगर मैं 21st क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, 21वें नंबर पे जो क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, तो 21st पोजीशन पे 2 क्रोमोसोम होंगे, ना ही एक क्रोमोसोम। सही है, 21st पोजीशन पे 2 क्रोमोसोम होंगे, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, एक क्रोमोसोम यहां पे एंड एक क्रोमोसोम यहां पे। सही बात है, एक क्रोमोसोम ये कहलाएगा और एक क्रोमोसोम ये, और दोनों कहां पे प्रेजेंट है बच्चों, 21st पोजीशन पे। क्लियर है, 21st पोजीशन पे 2 क्रोमोसोम है। अब क्या कह रही है आपकी बुक, दोनों जोड़ी में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जो डीएनए, मान लो इसके अंदर कुछ डीएनए, इसके अंदर भी डीएनए और इसके अंदर भी डीएनए, क्योंकि आपका क्रोमोसोम डीएनए से ही बना हुआ है। अब मान लो कि यहां पर इस डीएनए में एक ऐसा जीन है, इस वाले डीएनए में एक ऐसा जीन है बच्चों जो आपकी आंखों के कलर के लिए प्रोटीन बना रहा है। मान लो आई कलर के लिए ये प्रोटीन बना रहा है, आई कलर। सही है, आपकी आंखों के कलर के लिए क्या बना रहा है, ये वाला प्रोटीन बना रहा है। तो इसी पोजीशन पे जो बाजू वाला डीएनए है, बाजू वाला क्रोमोसोम है, मान लो ये वाला क्रोमोसोम,
इसका सेम पोजीशन ये वाला हो गया। तो यहां पे भी बच्चों वही जीन प्रेजेंट होगा जो इस साइड प्रेजेंट है। मतलब यहां पे अगर आई कलर का जीन प्रेजेंट है तो यहां पर भी आपको आई कलर का ही जीन प्रेजेंट होगा और कोई दूसरा जीन नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने, समझा? 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है पेयर में 21st पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ एग्जांपल लिया मैंने, सही है। तो मान लो 21st पोजीशन की अगर हम बात करो तो वहां पे 2 क्रोमोसोम है। मान लो इस क्रोमोसोम पे अगर इस पोजीशन पे आई कलर का जीन प्रेजेंट है तो बाजू वाले क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे आई कलर का ही जीन प्रेजेंट होगा और कोई दूसरा जीन प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि दोनों के पास सेम सेम जीन प्रेजेंट है। पर सारे के सारे क्रोमोसोम होमोलोगस नहीं होते। देयर आर अ डिफरेंट टाइप्स कॉल्ड हेट्रोलोगस क्रोमोसोम आल्सो। हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। हेट्रोलोगस क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर मिलेंगे। कहां पे? सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर। अब मेल्स के अंदर ही कैसे? आप लोगों को पता होगा, एक चीज पढ़ी होगी आप लोग ने कि मेल जो होते हैं बच्चों, उनके पास जो उनका एलोसोम होता है, एलोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम, इसी को हम लोग एलोसोम भी कहते हैं। तो ये होता है एक्स और वाई, सही है। ये क्या होता है? एक्स और वाई। वहीं जो फीमेल्स होती हैं उनके पास होता है एक्स और एक्स। तो इनके पास तो ये सेम सेम क्रोमोसोम है, तो वो वही होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। पर अगर आप मेल की बात करोगे तो मेल के पास 2 प्रकार के अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है एक्स और एक होता है वाई। एक्स की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है और वाई की लेंथ थोड़ी कम होती है बच्चों, ठीक है। वाई की लेंथ क्या होती है? थोड़ी कम होती है। वाला आपका एक्स क्रोमोसोम, ये क्या है आपका? वाई क्रोमोसोम। अब अगर आप इसके अंदर देखो तो इसके अंदर बहुत सारे डीएनए होंगे, बहुत सारे, और इसके अंदर इसके कंपैरिजन में कम डीएनए होंगे। तो मान लो अगर यहां पे कोई जीन प्रेजेंट है, वो जीन तो इसके पास होगा ही नहीं ना, वो जीन तो इसके पास होगा ही नहीं। तो मतलब इन दोनों के पास सेम सेम क्रोमोसोम नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर द हेटेरोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और इन दोनों के पास सेम सेम जीन है, सेम सेम जीन है, दैट्स व्हाई दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है? सही बात है। और ये तो आप लोगों को पता होगा ना कि हमारे पास टोटल वी हैव टोटल 46 क्रोमोसोम। अगर ह्यूमंस की बात करें तो इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन वी हैव टोटल 46 क्रोमोसोम, सही है। 46 क्रोमोसोम कभी भी सिंगली प्रेजेंट होते नहीं है, तो वो हमेशा पेयर में होते हैं बच्चों। सो आई कैन से वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, सही है। ये वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, सही बात है। अब ये 23 पेयर है, जो 23 पेयर है, इन 23 पेयर में से बच्चों, इन 23 पेयर में से जो 22 पेयर हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोजोम। ऑटोजोम जो आपकी बॉडी के सारी चीजें डिसाइड करते हैं, जैसे आपके आंखों का कलर क्या होगा, आपके बालों का कलर क्या होगा, आपके मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, आप कितने काले होंगे, क्या क्या होगा, जितने भी प्रोटीन बन रहा है ना, वो सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? ये 22 पेयर डिसाइड कर रहे हैं। और जो बचा हुआ 23rd पेयर है, जो बचा हुआ 23rd पेयर है, जो लास्ट वाला पेयर है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं एलोसोम। एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम, सही है, ठीक है। अब मेल्स के अंदर ये हो सकता है एक्स और वाई, और फीमेल्स के अंदर ये क्या हो सकता है? एक्स और एक्स, सही बात है। और ये अकेला क्रोमोसोम क्या डिसाइड करता है? जेंडर डिसाइड करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ह्यूमन का जेंडर क्या होगा। अगर उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होंगे तो उसका जेंडर मेल होगा। अगर उस पर्सन के पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम होंगे तो उसका जेंडर फीमेल होगा, सही है। तो ये लास्ट का जो पेयर है, 23rd पेयर है, ये सिर्फ जेंडर डिसाइड करता है, सेक्स डिसाइड करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके 22 पेयर की, तो ये आपके बॉडी के जितने भी फंक्शंस है ना, वो डिसाइड करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोजोम्स, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दे आर एलोसोम्स। क्लियर है? खत्म हो गया। क्रोमोसोम में इतना ही देखना था। नाउ नेक्स्ट आगे आ जाओ। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ लिया ऑलरेडी। अब बात करते हैं बच्चों डीएनए के बारे में, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो कुछ कुछ ट्रिक्स आप लोगों को बताते रहूंगा, वो याद रखना आप लोग को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों डीएनए के फुल फॉर्म की। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड के कैटेगरी में आते हैं। न्यूक्लिक एसिड के कैटेगरी में 2 एसिड्स हैं, एक आपका डीएनए, एक आपका आरएनए। इनको न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं? जब इनको डिस्कवर किया गया था ना, तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाए गए थे। मान लो ये आपका सेल है,
और सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जिस साइंटिस्ट ने इनको खोजा था, सही है, वो उन्होंने कहां पे खोजा था इसको, न्यूक्लियस के अंदर खोजा था। अब इन्होंने क्या बोला यार, इसको क्या नाम दिया जाए, न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए तो क्या नाम दिया जाए, तो इट इज एसिडिक मॉलिक्यूल, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, न्यूक्लिक एसिड। सही है, इनको क्या नाम दे दिया गया, न्यूक्लिक एसिड। अब दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डीएनए के ऊपर। सही है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको डी से याद रखना है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, समझ में आ रही बात। आपको एन से याद रखना है, एन, ये जो डीएनए में एन है ना, इस एन से आपको याद रखना है इट इज अ नेगेटिव मॉलिक्यूल। नेगेटिव मॉलिक्यूल, नेगेटिव मॉलिक्यूल क्या है, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप इसे किसी भी पॉजिटिव वाले एनवायरनमेंट में डाल दो ना, तो ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये डीएनए आपका कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों, बिकॉज कैथोड पॉजिटिव चार्ज करता है। सही है, सो हमेशा याद रखना है कि आपको कि इट इज अ नेगेटिव मॉलिक्यूल। इस एन से आप लोगों को याद करना है इट इज अ नेगेटिव मॉलिक्यूल, और इस ए से आपको याद रखना है कि इट इज ऑल्सो एसिडिक मॉलिक्यूल। सही बात है, ये क्या है बच्चों, ये एक टाइप का एसिडिक मॉलिक्यूल है। सही है, तो क्या क्या समझ में आ गया आप लोग को, डी से आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वैसे डीएनए का मतलब यही होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यहां से डी उठाए, यहां से एन उठाए, यहां से ए उठाए, तो डीएनए ऐसे बना है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को याद करने के लिए बता रहा हूं कि एन से नेगेटिव मॉलिक्यूल और ए से एसिडिक मॉलिक्यूल, ये चीजें आपको याद में रखनी है। सही है, सो इट इज अ न्यूक्लिक एसिड विच टर्म्स एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये तीन चीजों से बना हुआ है, आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये तीन चीजों से बना हुआ है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं, जरा आज बात करते हैं। सबसे पहला है बच्चों एक शुगर, जिसे हम लोग कहते हैं राइबोज शुगर। ये एक फॉर्म होता है शुगर का, बस आपको नाम याद रखना है, आपको कुछ और याद करना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। फिर एक फॉर्म होता है बच्चों, एक और चीज होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस या फिर नाइट्रोजन बेस, नॉर्मली लिख लो नाइट्रोजन बेस। ठीक है, और लास्ट चीज होती है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक, ये तीन चीजों से बना हुआ है आपका डीएनए। ठीक है, ये तीन अलग अलग चीजों से बना हुआ है आपका डीएनए। सबसे पहला क्या है, राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर है। दूसरा है नाइट्रोजनस बेसिस, और एक है आपका फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड पता है आप लोगों को, H3PO4, दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड। सही है, आपके बुक में इन दोनों को नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और है, सुन लो जरा। नाइट्रोजन बेसिस, आपकी बुक कह रही है, देखो जितनी चीजें आपकी बुक में है उतनी ही चीजें बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो आपकी बुक कह रही है बच्चों नाइट्रोजनस बेसिस दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुने। एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पिरिमिडीन। सही है, नाइट्रोजनस बेसिस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पिरिमिडीन। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो इनके अंदर नाइट्रोजन ही भरा हुआ, दैट्स व्हाई दे आर नाइट्रोजनस बेसिस। सही है, अब प्यूरिन्स भी दो प्रकार के हैं और पिरिमिडीन्स भी दो प्रकार के। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स ग्रुप है बच्चों, ये कोई केमिकल का नाम नहीं है। प्यूरिन किसी केमिकल का नाम नहीं है, किसी मॉलिक्यूल का नाम नहीं है, ये एक ग्रुप का नाम है, समझ रहे हो। वैसे ही पिरिमिडीन किसी ग्रुप किसी भी केमिकल का नाम नहीं है, ये पूरे ग्रुप का नाम है। सही बात है, ठीक है। जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा कि इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये सब क्या मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ अल्कोहल, तो अल्कोहल किसी मॉलिक्यूल का नाम नहीं है, अल्कोहल एक पूरे ग्रुप का नाम है जिसके अंदर इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल सब आ जाते हैं। इसी तरीके से प्यूरिन्स भी क्या है बच्चों, ग्रुप का नाम है। अब इस ग्रुप के अंदर दो मॉलिक्यूल आते हैं, एक आता है एडिनाइन और एक आते हैं गुआनिन। ठीक है, एक आते हैं एडिनिन और एक आते हैं गुआनिन। अगर पिरिमिडिन्स की बात करें तो इनके अंदर भी दो आते हैं, एक आते हैं थायामिन, थायामिन और एक होते हैं साइटोसिन। समझ रहे हो, ठीक है। ये सिर्फ चार नाम आपको याद करना है। प्यूरिन्स एक ग्रुप का नाम है, पिरिमिडिन एक ग्रुप का नाम है, दो अलग अलग प्रकार के ग्रुप है। प्यूरिन्स के अंदर एडिनिन और गुआनिन आते हैं और पिरिमिडिन्स के अंदर थायामिन और साइटोसिन आते हैं। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि आपके एडेनिन हमेशा थायामिन के साथ लिंक करते हैं
और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ लिंक करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं देखने के लिए मिलेगा कि आपका एडेनिन साइटोसिन के साथ लिंक कर ले, ऐसा होगा ही नहीं बच्चों। जितने भी दुनिया में मॉलिक्यूल है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास डीएनए है ना, उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ ही लिंक होगा और किसी साइटोसिन या फिर और किसी से लिंक नहीं होने वाला। सही बात है, ठीक है। सो ये है कहानी आपके डीएनए की, इतना ही हम लोग को पढ़ना है। फिर एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है जीन। जीन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया क्या होता है, कि जीन एक सेगमेंट होता है डीएनए का जो कि एक कंप्लीट प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सके। सही बात है, जैसा मैंने तुम लोग को बताया ना कि ये है आपका डीएनए, ठीक है, ये आपका डीएनए है, पूरा पूरा डीएनए है, पर इसका एक छोटा सा सेगमेंट, मान लो ये एक छोटा सा सेगमेंट है, इस डीएनए का ये एक छोटा सा सेगमेंट है, ठीक है, और ये एक छोटा सा सेगमेंट आगे चल के कंप्लीट आरएनए बना सकता है, और ये कंप्लीट आरएनए आगे चल के क्या कर सकता है बच्चों, कंप्लीट प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है। दिस इज द प्रोटीन सिंथेसिस। सही है, तो इस छोटे से पार्ट को ही हम लोग क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। सही है, तो जीन डीएनए का वो सेगमेंट है बच्चों जो एक कंप्लीट आरएनए का फॉर्मेशन करे, और ये कंप्लीट आरएनए एक कंप्लीट प्रोटीन बना दे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जीन। सही है, आगे चले, आगे चले, चलो नेक्स्ट है बच्चों हमारा आरएनए। नाउ आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड था, ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड। सही है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज राइबो न्यूक्लिक एसिड। सही बात है, ठीक है, ये भी 3 चीज से बना हुआ है, राइबोज शुगर से बना हुआ है, और आपके नाइट्रोजनस बेसिस से बना हुआ है, और आपके फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ है। पर इसमें एक छोटा सा चेंज है, इसके हम लोग सिर्फ नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं, नाइट्रोजन बेसिस की बात करते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया ना 2 ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे एक ग्रुप। पहले ग्रुप का नाम क्या था, प्यूरिन्स, और दूसरे ग्रुप का नाम क्या था, पिरिमिडीन। सही है, सही है। प्यूरिन्स में कौन कौन से थे, प्यूरिन्स में एक थे आपके एडेनिन और एक थे गुआनिन। सही है, पिरिमिडिन में कौन कौन से थे, एक आपके थायामीन और एक आपके साइटोसिन। यहां पे लिख देता हूं साइटोसिन, पर बच्चों एक इसके अंदर चेंजेस है, इसके अंदर जो थायामीन है ना बच्चों, वो रिप्लेस हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है एक दूसरे पिरिमिडिन से, जिसको हम लोग कहते हैं यूरासिल। समझ रहे हो, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरासिल। सही है, और इस आरएनए के अंदर अगर, इसमें वैसे तो डबल बॉन्ड फॉर्म होता नहीं कभी, पर कभी भी अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में बनता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, पढ़ाऊंगा, पर तुम लोग जब नेक्स्ट अगले साल आओगे तब पढ़ाऊंगा। सही है, 10th स्टैंडर्ड में आओगे या फिर 12th स्टैंडर्ड में आओगे तो ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा। कभी कभी बनता है बच्चों डबल स्टैंडर्ड, तो वहां पे हमेशा एडेनिन यूरासिल से ही लिंक करेगा, और आपका ग्वानिन तो साइटोसिन के साथ ही लिंक करता है। ये तो इसका रिलेशनशिप चेंज नहीं होता, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के ही साथ जाएगा, पर आपका थायामीन चेंज हो जाता है किससे, यूरासिल से। सही है, तो ये 4 टाइप के आपके पिरिमिडिन मिलेंगे आपके आरएनए के अंदर। क्लियर है, समझ में आ गया। सो यही था छोटा छोटा आपके आरएनए का डिस्कशन। अब अगला जो मेन टॉपिक शुरू होता है बच्चों इस लेसन का, वो है आपके मेंडल का प्रिंसिपल। ठीक है, मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट। आपको पता है मेंडल एक साइंटिस्ट थे जो कि ऑस्ट्रिया में जन्म लिए थे, और एक मॉन्क थे। मॉन्क समझते हो ना, जैसे इंडिया में साधु लोग होते हैं, इंडियंस हमारे हिंदू कल्चर में साधु लोग होते हैं ना, वैसे वहां के क्रिश्चियन कल्चर में मॉन्क्स होते हैं जो ज्यादा टाइम चर्च के अंदर रहते। तो ये भी एक ऐसे ही मॉन्क थे जो कि चर्च के अंदर पूजा पाठ करते थे, और उसी चर्च के पीछे एक स्कूल था जिसके अंदर ये पढ़ाते थे। सही है, अब उस टाइम पे जब बहुत 1800 की बात है, उस टाइम पे इन्होंने एक चीज नोटिस की। उस टाइम पे लोगों को क्या लगता था कि अगर एक बड़े हाइट का आदमी एक छोटी हाइट की लड़की शादी करेगा तो उनका जो बेबी होगा ना, उनकी हाइट मिडल होगी। सही है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को लगता था, उस टाइम के बॉटनिस्ट को लगता था कि जो भी जीन है वो मिक्स हो जाते हैं आपस में। सही है, तो इस चीज को डिस्प्रूव करने के लिए आए थे मेंडल। सही है, उनका एक बहुत ही फेमस उनका एक एक्सपेरिमेंट है जो कि उन्होंने किया था पी प्लांट के ऊपर बच्चों। पी प्लांट के ऊपर उन्होंने किया था। ठीक है, पता है ना, आप लोग खाते हो ना मटर, पर ये आपको वाला पी नहीं है, ये गार्डन पी है। इसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम। सही है, तो ये इनके ऊपर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया।
सही है। इन्होंने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया, उसको 1865 में लेके जाके पब्लिश किया लोकल न्यूज़पेपर में। उस टाइम पे तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हुआ नहीं करता था, सही है। तो लोकल न्यूज़पेपर में उन्होंने पब्लिश किया। पर इनका ये जो वर्क है ना, ये बहुत सारे बॉटनिस्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। बोले कि यार ये क्या फालतू चीज है, ये तो हो ही नहीं सकता। उस टाइम पे लोगों का ऐसा विश्वास ही नहीं होता था, सही है। क्योंकि इन्होंने बात की थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसको ये कहते थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, देखो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है थोड़ा समझो। जैसे अगर आप ह्यूमंस की हाइट की बात करो, ठीक है, इंसानों की हाइट की बात करो, तो ऐसा तो नहीं होता है ह्यूमंस की हाइट में कि एक बंदा 6 फुट का है और एक बंदा 5 फुट का है, उसके बीच में किसी की हाइट ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होता। हमको बहुत ज्यादा हाइट में वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं ह्यूमन हाइट्स में, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने इस पाइसम सैटिवम को, जब इस पी प्लांट को इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इनको सिर्फ 2 ही कैरेक्टर देखने के लिए मिल रहे थे। या तो प्लांट की हाइट टॉल होगी, या तो प्लांट की हाइट शॉर्ट होगी, या तो उसके फ्लावर का कलर वॉयलेट होगा या तो व्हाइट होगा, समझ रहे हो, या तो उसका जो पॉड है वो पूरा होगा मतलब फुल्ड होगा, या तो वो स्ट्रैगल्ड होगा मतलब पचका हुआ अंदर से, सही है। या तो उसके जो बीए होते हैं ना, जो हम लोग खाते हैं मटर, वो या तो एकदम राउंड होंगे या फिर वो व्रिंकल्ड होंगे। मतलब उसको सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स नजर आ रहे थे और उसको बीच की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही थी, सही है। तो मेंडल ने क्या बोला कि अगर किसी भी जीन की सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, किसी भी कैरेक्टर की सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे कैरेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। और इसने टोटल 7 कैरेक्टर के ऊपर स्टडी किया पी प्लांट के, सही है, टोटल 7 कैरेक्टर के ऊपर स्टडी किया, सही है। तो अपन ऐसा करते हैं कि अपन इसके जो पूरा का पूरा मेंडल का टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आई नो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा बन गया, सही है। सो आई होप बच्चों मैंने आप लोगों को जो भी समझाया होगा आरएनए, डीएनए, प्रोटीन के बारे में, आई होप आप लोगों को वो सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। सो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडिंग।